चलिए देखिए, हम लोग आज पढ़ रहे हैं स्थानीय स्वशासन। संविधान जो बनाया गया है स्थानीय स्वशासन पॉलिटी में, इसी को आज हम लोग समझ रहे हैं। देखिए, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का मतलब होता है स्थानीय स्वशासन। स्थानीय का मतलब होता है किसी छोटे से छोटे स्थान यानी कि लेवल पर बात की जा रही है। स्व का मतलब होता है अपना, शासन का मतलब होता है एक तरीके से कानून या पद्धति लागू करना। अब देखिए, स्थानीय का मतलब छोटे से गांव को लेकर कर सकते हैं, जिला के स्तर पर लेकर सकते हैं। देखिए, हम कहेंगे अगर इसका मीनिंग समझेंगे तो स्थानीय स्वशासन का आशय यह होता है कि गांव और जिला स्तर के शासन को क्या कहते हैं, गांव और जिला के शासन को हम लोग गांव और जिला के शासन को हम लोग स्थानीय शासन कहते हैं। स्थानीय शासन कहते हैं। स्थानीय शासन का मतलब हो गया कि जो हमारा छोटे से छोटे एरिया यानी कि सबसे छोटा से छोटा जो इकाई होता है उस पर वह क्या करना, उनका अपना शासन होना, यह कहलाता है स्थानीय शासन। तथा इसके बाद हम कहेंगे कि जो बड़े पैमाने पर शासन होता है, जैसे हम केंद्र लेवल पर देख लें, राज्य लेवल पर देख लें, तो उन्हीं की राजनीतिक शक्ति का विस्तार आम आदमी के हाथों में हो, इसलिए यह क्या किया जाता है, स्थानीय स्वशासन को भी लागू करना आवश्यकता हो जाता है। क्योंकि आम आदमी को वहाँ तक राज्य अथवा केंद्र का सीधा सीधा क्या हो सकता है, उनकी हस्तांतरण या उनकी भूमिका अदा नहीं हो पाती है। इसीलिए यह क्या करते हैं कि स्थानीय स्वशासन यानी कि स्थानीय शासन में अपना भूमिका निभाने के लिए, इसको सशक्त करने के लिए, जागरूक करने के लिए इनकी आवश्यकता पड़ती है स्थानीय स्वशासन की। देखिए, स्थानीय स्वशासन में विकेंद्रीकृत शासन व्यवस्था जिसे बोलते हैं डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट सिस्टम। देखिए, इसको हम बोल सकते हैं, स्थानीय स्वशासन को हम लोग क्या बोल सकते हैं कि विकेंद्रीकृत स्वशासन। स्वशासन, देखिए, स्वशासन अथवा डिसेंट्रलाइज्ड यानी कि इनका नाम जाता है। विकेंद्री का मतलब होता है बिखराव, फैलाव या फिर इसका विस्तार। तो इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि यह सहभागिता मूलक लोकतंत्र यानी कि पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी का आदर्श यानी इसी में निहित होता है। दूसरी बात करेंगे कि इस व्यवस्था का मुख्य लाभ यह होता है कि इसमें ग्रामीण जनता जो होती है शासक तक उनका पहुंच हो जाता है, तथा उनका जो काम होते हैं, उनके जो फैसले होते हैं या फिर उनके लाभ लेने वाली योजना होते हैं, उनका रास्ता जो होता है या उसका शासक जो होता है गांव में ही मिल जाता है और अपने विकास का एवं उत्थान का रास्ता उनका खुल जाता है, ओपन रहता है। देखिए, स्थानीय स्वशासन जिसे हम लेवल पर देख सकते हैं, ग्राम स्थान पर ग्राम मुखिया, सरपंच जिसको बोलते हैं, जिला स्तर पर अध्यक्ष होता है। तो ये लोग क्या करते हैं, स्थानीय स्वशासन को जो केंद्र या राज्य द्वारा जो भी योजनाएं आती हैं इनको क्या करते हैं, गांव तक पहुंचाने के लिए सीधे सीधे आम आदमी के हाथों तक ये लोग क्या कराते हैं, हस्तांतरित यानी कि हैंड ओवर कराते हैं। देखिए, अगर इनकी हम देखेंगे कि इनका विकास जो होता है स्थानीय शासन का विकास जो हुआ है, यह विकास देखेंगे हम दो पहलू पर कि विकास तो यह पहले भी था, आज़ादी के पहले यानी कि 1947 के पहले भी यह स्थानीय स्वशासन का जो शासन था वह पहले से ही चला आ रहा है। जैसे हम कहेंगे अगर ऐतिहासिक पहलू देखेंगे, ऐतिहासिक पहलू यानी कि हिस्टोरिकल एसेप्ट, इनको देखेंगे तो जो आपका चोल साम्राज्य था दक्षिण का, चोल साम्राज्य और विजयनगर देखेंगे, चोल साम्राज्य और विजयनगर, इनका जो विजयनगर साम्राज्य का आयंगर व्यवस्था थी इन्हीं से प्रेरित थी। यानी कि स्थानीय स्वशासन के बीच इसी से ही हम लोग को परिलक्षित होता है, यानी कि यहीं से दिखाई देता है। जो आयंगर व्यवस्था इन लोग के समय थी, आयंगर व्यवस्था की बात कर रहे हैं कि आयंगर जो व्यवस्था थी इन्हीं चोल यानी कि दक्षिण साम्राज्य जो था, दक्षिण भारत के साम्राज्य ये सब थे, तो इनमें आयंगर व्यवस्था में इनका पहचान देखने को मिलता है स्थानीय स्वशासन का पहला बार। अगर दूसरी बात देखेंगे तो पीछे चले जाएंगे, आपका जो
ब्रिटिश शासन था उसमें उस समय भी 1773 यानी कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट जो था तहत गांव के लिए जमींदारी व्यवस्था नियुक्त करते थे, लोग जमींदार को नियुक्त करते थे। यह भी कह सकते हैं कि यह व्यवस्था जो थी स्थानीय स्वशासन को दिखाती है। इसमें क्या होता था कि जो पंचायतों से स्वतंत्र एवं सरकार के प्रति ये लोग क्या होते थे, जवाबदेह होते थे। गांव में क्या हो रहा है, कितना विकास हुआ, यह सब जवाबदेही इनकी सरकार के प्रति होती थी। अगर अगला देखेंगे तो 1882 में लॉर्ड रिपन जो रहे, लॉर्ड रिपन, यह क्या करे, स्थानीय स्वशासन संबंधी प्रस्ताव सबसे पहले इन्होंने ही दिया था। 1882 भारत सरकार अधिनियम जब आया था तो उसी समय इन्होंने क्या किया था कि स्थानीय स्वशासन का प्रस्ताव दिया। इसमें स्थानीय प्रशासन जो स्थानीय आपका जो स्वशासन था, स्वशासन, इनको इन लोगों ने मैग्ना कार्टा शब्द नाम दिया था। मैग्ना कार्टा पूछा जाता है कि मैग्ना कार्टा क्या है। स्थानीय स्वशासन का प्रस्ताव ही क्या था, मैग्ना कार्टा था। यानी कि इसमें संस्थाएं का नाम उल्लेखित किया गया था कि भाई स्थानीय स्वशासन का संस्था होना चाहिए, जिसे इन लोगों ने क्या किया, मैग्ना कार्टा का नाम दिया। यह पहला अवसर था जब स्थानीय स्वशासन का निर्वाचित निकाय अस्तित्व में आया। देखिए पहली बार लॉर्ड रिपन की देख रेख में, यानी इन्हीं के बात करेंगे कि शासन में स्थानीय स्वशासन की पहली बार यह क्या हुआ है, प्रस्ताव आया है। इसी कारण से इनको देखिए मैग्ना कार्टा आप लोग इसको कह दिए। और मैग्ना कार्टा के बाद सबसे अगर बोला जाएगा कि लॉर्ड रिपन जो थे, इन्होंने सबसे पहले प्रस्ताव लाया था लागू करने के लिए संस्था को, स्थानीय स्वशासन की। तो इनके कारण, लाने के कारण इनको क्या कह दिया गया, इनका जनक कह दिया गया। तो स्थानीय स्वशासन की हम बात करेंगे, स्वशासन या का जनक कौन है। यह आपका प्रश्न भी बन सकता है कि स्थानीय स्वशासन का जनक कौन है। तो जनक कौन है, सबसे पहली बार 1882 में लॉर्ड रिपन राय हैं। तो उन्हीं को हम लोग क्या बोल देंगे, जनक। लॉर्ड रिपन को हम लोग बोल देंगे कि क्या है, इनके जनक है। किसके, स्थानीय स्वशासन का जनक है, पहली बार लाने का। इसके बाद 1935 में देखते हैं कि जो भारत सरकार अधिनियम 1919, देखिए 1919 में और 1935 में दोनों बार आया था भारत सरकार अधिनियम के तहत। देखिए इसमें जो बात कही गई थी दोहरे शासन व्यवस्था जो लाई गई थी, इसमें भी इनका स्थानीय स्वशासन का प्रस्ताव था। इसमें क्या क्या विषय सूची रखी गई थी, विषय सूची में स्थानीय स्वशासन का भी मांग किया गया था। 1935 में यह क्या बेहतरीन तरीके से यह अधिनियम, या व्यापक कह देंगे कि व्यापक तरीके से यह सुदृढ़ व्यवस्था रखी गई। यानी कि आपकी जो 1935 भारत सरकार अधिनियम आया था, इसमें इसको स्वीकारित कर लिया गया था। बाद में इसको अब देखेंगे, इतना का विकास के माने में हिस्टोरिकल लेवल पर था, जो कि आज़ादी से पहले की बात ही कर रहे हैं कि यह कहाँ से विकास हुआ है। सबसे पहले चोल साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य, आयंगर व्यवस्था थी, उसमें भी स्थानीय शासन का विकास देखने को मिलता है। 1773 में जमींदारी व्यवस्था जो लागी गई थी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, इनको भी रखा गया था। जैसे आज का गांव का मुखिया होता है, उसी तरीके से उस समय भी जमींदारी व्यवस्था के तहत इन लोग को जवाबदेही के रूप में बनाया गया था। 1882 में लॉर्ड रिपन स्थानीय स्वशासन के प्रस्ताव को लाया, जिसको इन्होंने मैग्ना कार्टा का नाम दिया गया। इनको पहली बार लाने के कारण से लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा गया है। दोहरे शासन व्यवस्था लागू की गई थी 1919 में, इनमें भी इनको प्रस्ताव में रखा गया था। बाद में इनको सुदृढ़ व्यवस्था कब कर दी गई, तो 1935 में कर दी गई। 1935 में इनको व्यवस्था में, सुदृढ़ व्यवस्था में, यानी संस्था के रूप में एक मान्यता मिल गई। अगला देखेंगे इनको, देखिए स्वतंत्रता के बाद स्थानीय स्वशासन को लेकर इस संबंध में दो खेमे हो गए। स्वतंत्रता के बाद 1947 के बाद जब संविधान सभा का गठन हुआ, तो इसमें स्वशासन के संबंध में दो खेमे बढ़ गए थे।
पहला अगर बात करेंगे स्थानीय स्वशासन के जो पक्ष में थे उनका, और दूसरे इनके विरोधी। अगर इनके जो पक्ष में थे इनको अगर देखेंगे तो आपकी महात्मा गांधी जो थे इनके पक्षधर थे। उनका मानना था कि यह स्वतंत्रता के बाद जो संविधान सभा बैठी थी, इनका मानना था कि स्थानीय स्वशासन होना चाहिए। लेकिन इनके विचार के साथ साथ और भी लोग थे जो कि इनका समर्थन किया, जैसे बोल देंगे दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी, इन्होंने भी क्या किया, इनका समर्थन किया। दूसरे देखेंगे राजा राजेंद्र प्रसाद भी इनका समर्थन किए। इसके बाद देखेंगे तो लाला लाजपत राय भी इनके पक्षधर में थे तो नहीं, लेकिन पहले से क्या थे, लाला लाजपत, बात करेंगे लाला लाजपत राय, इनके पक्षधर में थे ये भी। अगर इनको कहेंगे, अगला जो थे दादा भाई इत्यादि लोग जो भी बात करेंगे, जो भी इनको छोड़कर, विरोधी दलों को छोड़कर जितने भी लोग इनके समर्थन में थे, विरोधी लोग को देख लेंगे समझ में आ जाएगा कौन कौन से। तो देखिए विरोधी कौन से थे पक्षधर वाले, तो विरोधी में पहले भीमराव अंबेडकर ने जोरदार विरोध किया था इनका। भीमराव अंबेडकर ने क्या किया कि सबसे पहले इनका विरोध किया। उनका मानना था कि स्थानीय स्वशासन जो होगी यह पुरुषवादी और जातिवादी सामाजिक ढांचे का निर्माण करेगा। उनका मानना था कि स्थानीय स्वशासन आने से फिर वही सामंती व्यवस्था आएगी, पूंजीपतियों का होगा, पुरुषवादी व जातिवादी सामाजिक ढांचे का निर्माण करेगा। दूसरा अगर देख लेंगे कि बाद में इन सब के बावजूद भी इनको मान लिया गया स्थानीय स्वशासन को, तो कब से यह माना गया था। अगर संविधान सभा की बात देखेंगे तो संविधान सभा इनको जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद यानी कि ने अनुच्छेद 40 के तहत शामिल किया। अनुच्छेद 40 में यह प्रावधान किया गया कि राज्य ग्रामों पंचायतों का गठन करने के लिए कदम उठाएगा, उनको ऐसी शक्तियों और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त यानी कि अपने से शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के योग्य या काबिल बनाता हो। देखिए इन जो राज्य को इन्होंने क्या किया, निर्देशक राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों में जोड़ा राज्य के ऊपर। देखिए अनुच्छेद 40 के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या किया गया, यह प्रावधान किया गया। बात कर रहे हैं कि इनको लागू करने की, तो लागू करने को लेकर बात कर रहे हैं कि